नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो साइंस का होने वाला है जिसमें हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज, जो कि बेहद ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा सभी विज्ञान यानी कि जनरल विज्ञान का सभी चीज, और यह जो वीडियो होगा रिलेटेड होगा आपका घटना चक्र का जो दृष्टि वाला विज्ञान आता है उसी पर रिलेटेड होगा। और इसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आए दिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, बीपीएससी बीएसएससी, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जिसमें कि जनरल साइंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो में अभी तक आप नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगे इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम अपने वीडियो में और तरीके से सुधार ला सके। और लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइएगा जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लाने की कोशिश करते रहें। शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम जीव विज्ञान से शुरू करेंगे जो कि बायोलॉजी के रूप में हम जानते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जीव विज्ञान से ही रहते हैं, सभी से वैसे रहते हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जीव विज्ञान के परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही जीव विज्ञान कहलाता है, जिसमें जीवधारी में आप समझ लें पादप हो या फिर जीव भी हो सकता है, पादप और जीव दोनों हो सकता है, यानी जीवधारी के अंतर्गत पादप और जीव दोनों आ जाते हैं। जीव विज्ञान के जो पिता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु को जाने जाते हैं। यह अरस्तु जो थे ग्रीक का दार्शनिक थे, मतलब ग्रीक देश का नाम है जिसे ग्रीस भी जाना जाता है अभी के मामले में। तो ग्रीक का दार्शनिक ये थे अरस्तु। उसके बाद देखें तो एक और फैक्ट है इधर। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो है कि शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो लैमार्क और ट्रिवेरियनस के द्वारा किया गया था। लैमार्क और ट्रिवेरियनस के द्वारा किया गया था सबसे पहले जीव विज्ञान का उपयोग, जीव विज्ञान जो शब्द है उसका उपयोग। उसके बाद जानेंगे यहाँ पर कि जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में। तो जीव विज्ञान की शाखाएं आप अच्छी तरीके से जान ही रहे होंगे, फिर भी जान लेते हैं। जूलॉजी एक जीव विज्ञान का ये पार्ट होता है, यानी कि भाग होता है, शाखा होता है, जिसमें हम आप देखेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, जीवित एवं मृत प्राणियों का अध्ययन करते हैं। और इसके जो पिता माने जाते हैं अरस्तु को माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो यह जंतु विज्ञान जूलॉजी कहलाता है। आगे देखें तो पूछा जा सकता है आपसे कि वनस्पतियों का अध्ययन किसे कहा जाता है? वनस्पतियों का अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है? तो ये वनस्पति विज्ञान में किया जाता है, बॉटनी में किया जाता है। इसके पिता के बारे में जाने तो थियोफ्रेस्टस इसके जो पिता थे, थियोफ्रेस्टस इसके पिता थे और ये भी ग्रीक के निवासी थे। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लेकर के आएंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन तैयारी करने में मदद पहुंचेगी। यहाँ देख सकते हैं अगला जो फैक्ट है, इसमें कहा जाता है कि जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत के बारे में। कई बार एग्जामिनेशन में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो सिद्धांत, इस तरीके से जो सिद्धांत है यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था या फिर किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ये लैमार्कवाद के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित है यहाँ पर जानकारी। यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा डार्विनवाद। डार्विनवाद का जो सिद्धांत था यह किस तरीके से था, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम देखेंगे यहाँ से। इसके जनक के बारे में जाने तो इसके जनक थे चार्ल्स डार्विन साहब, जो कि ब्रिटिश जैव विकासविद थे और वैज्ञानिक भी थे। ध्यान रखेंगे इस बात को, पूछा जा सकता है कि डार्विनवाद का जनक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन और ब्रिटिश जैव विकासवाद, जो चार्ल्स डार्विन थे जो कि ब्रिटिश जैव विकासवाद के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है, देख सकते हैं डार्विनवाद से ही रिलेटेड फैक्ट जो कि सिद्धांत के रूप में, यानी कि डार्विनवाद का जो सिद्धांत था उसे क्या कहा जाता था? तो प्राकृतिकवाद या फिर वरणवाद भी कहा जाता है। डार्विनवाद का जो सिद्धांत है उसे प्राकृतिकवाद या फिर प्राकृतिक वरणवाद कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
उसके बाद देखें तो पुस्तक यानी डार्विनवाद से रिलेटेड जो पुस्तक है उसके बारे में कहा गया कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो कि 1859 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे इंग्लिश में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। अब डार्विनवाद के सिद्धांत को हम जानेंगे। यहाँ से पहला सिद्धांत डार्विनवाद का सिद्धांत था कि जीवों को प्रचुर संतानोत्पत्ति या फिर ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है, यानी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति मतलब संतान की उत्पत्ति करने की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो कहता है यहाँ से कि जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी जीवन संघर्ष है। डार्विनवाद का सिद्धांत यह कहता है। तीसरा जो सिद्धांत है कहता है कि विभिन्नताएं और किसकी वंशागति है, इसकी वंशागति है, यानी कि विभिन्नताएं और इसकी जो है कि वंशागति होती है, यानी कि वेरिएशन एंड दियर इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति को कहते हैं इनहेरिटेंस, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथा जो सिद्धांत है उसमें कहा गया कि योगतम की उत्तरजीविता, यानी योगतम की उत्तरजीविता कहा गया, यानी कि डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद देख सकते हैं इसमें भी उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कहा गया, या फिर प्राकृतिक चयन भी आप इसे कह सकते हैं चौथा सिद्धांत को। ये डार्विनवाद का सिद्धांत था। आगे देखेंगे तो ये लैमार्कवाद, आप देखेंगे लैमार्कवाद क्या था इसके बारे में जाने, इसके जनक के बारे में जाने। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। आप जान सकते हैं ये जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क इनके जनक थे, ध्यान रखेंगे। सिद्धांत के बारे में जाने तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, यानी कि लेमार्क का सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़े तो इसके द्वारा जो पुस्तक है यानी लैमार्कवाद का जो पुस्तक है उसे कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक, यानी 1809 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा गया था। उदाहरण के लिए हम जाने तो उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं जिराफ के गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब हो जाना, यानी कि पहले जो सांप थे उनका पैर था, जिराफ था इतना लंबा नहीं होता था, तो ये जो लंबा हुआ उसका अंग या फिर कोई भी अंग गायब हुआ तो वह कैसे हुआ, तो किस सिद्धांत की वजह से हुआ, तो यह लैमार्कवाद है, उन्हीं के सिद्धांत के हुआ, यानी कि उपार्जित लक्षणों की या फिर वंशागति का सिद्धांत से हुआ। ध्यान रखेंगे इस बात को, पूछा जा सकता है कि जिराफ का गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है, तो यह लैमार्कवाद सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है या फिर उपार्जित लक्षणों या फिर वंशागति के सिद्धांत पर हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं उत्परिवर्तनवाद के जो जनक थे इसके बारे में हम यहाँ से जान लेते हैं कि उत्परिवर्तनवाद के जो जनक थे उसको कहा जाता था हैग्यू डी ब्रिज। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे। जो उत्परिवर्तनवाद थे उनके जनक कौन थे, तो ह्यूगो डी ब्रिज। अगला है इनके सिद्धांत के बारे में जाने तो उत्परिवर्तन सिद्धांत जिसे कि म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद देखें तो प्रयोग वस्तु के रूप में जाने तो प्रयोग वस्तु इसका संध्या प्रिमरोज जिसे देख सकते हैं आइनोरोथेरा लेकार्मिना देख सकते हैं ये कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं इसका कारण क्या था, यानी उत्परिवर्तनवाद के जो कारण क्या थे, तो गुणसूत्र तथा जीन की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन, यानी कि आप जाने यहाँ से कि जीनों की संख्या में परिवर्तन के साथ जो है कि उसके जाति या फिर उसके जो जीवन है उसमें परिवर्तन हो जाता था, जीव में परिवर्तन हो जाता था। जैसे आप जानेंगे कि मानव का जो परिवर्तन हुआ है एक प्रकार से बंदर से या फिर चिंपांजी से ही परिवर्तन होकर के यह मॉडिफाइड रूप आप देख सकते हैं। तो ये उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के आधार पर ही मानव का विकास हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, जिसमें कि जीन का जो है कि परिवर्तन हो गया, यानी जैसे कि 23 जोड़ी जीन पाए जाते हैं मानव में, तो ये बात आपको जानकारी होगी। आगे हम इसके बारे में और तफसील से जानेंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और जानकारी आपके सामने निकल के आएगा जिसमें हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा को, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में जाने तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं
हार्पेटोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि हार्पेटोलॉजी में किसकी अध्ययन किया जाता है, तो उभयचर प्राणी सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। उभयचर प्राणी और सरीसृप का अध्ययन हार्पेटोलॉजी में किया जाता है। जूलॉजी में आप देखेंगे तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह पेडोलॉजी जो है कि मृदा के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि मिट्टी के अध्ययन से। जेरेंटोलॉजी के बारे में जाने तो मनुष्य की वृद्धा अवस्था से संबंधित अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन के बारे में जाने तो अस्थियों के अध्ययन के बारे में आप जानते हैं तो आप ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन कर रहे होते हैं। डर्मेटोलॉजी के बारे में जाने तो त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और ट्रॉफोलॉजी में देखें तो पोषण विधियों का अध्ययन कहा जाता है कि विज्ञान यानी ट्रॉफोलॉजी में यानी कि पोषण से संबंधित विधियों का जब हम अध्ययन करते हैं, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन का अध्ययन करते हैं तो ट्रॉफोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, और वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप लाइक करके हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना विचार, और इसी के साथ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अब आगे और आपको अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ देख सकते हैं कुछ फिगर दिए गए हैं जिसमें कि लैमार्कवाद के अनुसार अंगों का उपयोग का अनुप्रयोग का प्रभाव यानी कि जिराफ के उद विकास क्रम को रेखांकित किया गया है। मतलब कि जिराफ का पहला वाला रूप देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला रूप, तीसरा, यानी कि धीरे धीरे जो है कि जंगल में जिस तरीके से रहता था, जिस जंगल में जिस अनुकूलन जंगल में रहता था जिराफ, वहां पर पौधे की जो लंबाई बढ़ती गई उसी तरीके से वो अपना गर्दन को ऊपर मतलब खिंचाव महसूस करते करते इसका लंबा गर्दन हो गया। यानी कि यहाँ पर कहा भी गया है कि घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के क्रम का उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई जो है कि बढ़ गई। ध्यान रखेंगे कि ऊंचों वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली जो है टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। यानी कि आप जिस चीज का अधिक उपयोग करेंगे, जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे, उस अंग में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। तो यही चीज यहाँ पर लैमार्कवाद के अनुसार कहा गया। लैमार्कवाद जो सिद्धांत है यही चीज को दर्शाता है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, इसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। यह बेहद ही इंपोर्टेंट हो जाता है सभी एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखेंगे इसको। वर्गीकी के बारे में जाने तो सबसे पहले वर्गीकी के जो पिता थे यानी जनक थे वह कोरेलस लिनियस को माना जाता है। यानी कि सबसे पहले जो वर्गीकी की बात करने वाले वैज्ञानिक थे उन्हें कोरेलस लिनियस कहा जाता है। ये स्वीडन के निवासी थे और इन्होंने क्या किया तो जीवधारियों को दो भागों में बांटा था। जिसमें आप देखेंगे एक उसका जाति का नाम यानी कि वंश का नाम एक होता था और एक जाति का नाम होता था। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी के संदर्भ में यहाँ पर जाने तो जीवधारियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी कहते हैं। ये कोरेलस लिनियस के द्वारा दो भागों में बांटा गया जीव को, यानी कि एक पादप और एक जो है कि मतलब जंतु, दो ही भाग में यह बांटे थे। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति होती है, यानी कि कोई भी जीव का जब हम नामकरण करते हैं तो दो नाम उसका होता है, यानी कि कौन से वंश से आ रहा है और कौन से जाति का है। ये दो नाम मिला करके हम किसी भी जीव का जो है कि वर्गीकरण कर पाते हैं। जिसके जनक आप देख सकते हैं कोरेलस लिनियस को कहा जाता है, जिसके फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें कि द्विनाम में शामिल नाम है। यानी कि द्विनाम पद्धति का जो है कि परिभाषित करने वाले जो द्विनाम पद्धति है उनको दर्शाने वाले कौन थे तो कोरेलस लिनियस थे। लैटिन भाषा में जब देखें तो दो शब्द आते हैं आपके पास, जीनस यानी कि वंश और स्पीसीज यानी कि जाति। उसी प्रकार से आप जानेंगे यहाँ से कि वैज्ञानिक के नाम के बारे में, तो जैसे कि मनुष्य वैज्ञानिक के नाम, जैसे कि वैज्ञानिक नाम मनुष्य के जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप जानते होंगे कि होमो सेपियंस होता है, जिसमें होमो का अर्थ होता है, होमो मतलब मानव, यानी वंश का नाम है यह होमो, और जाति का नाम है सेपियंस। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी तरीके से जितने भी सारे जीव हैं उनका एक वैज्ञानिक नाम होता है जिसका नामकरण आपका वंश और जाति के दोनों के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कोरेलस लिनियस के बारे में यहाँ पर बताया गया। कोरेलस लिनियस का वर्गीकरण दो जगत में किया गया।
जिसमें जंतु जगत और पादप जगत होते हैं। अब युगलीना के बारे में जानें। यहाँ पर नोट में भी दिया गया है कि युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है, अतः युगलीना को किस जगत में शामिल किया जाए इसके बारे में समस्या हो रही थी, और इसी समाधान हेतु हिक्टेटर यानी कि दूसरा जो वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था हिक्टेटर। हिक्टेटर ने क्या किया तो 1969 ईस्वी में अपना वर्गीकरण लाया, जिसे वह 5 भागों में यानी 5 जगत में बांट दिया। जो जीव के है उसको 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया, जिसमें देख सकते हैं सबसे पहला आपका था जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत, तीसरा था प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद मोनेरा जगत, उसके बाद कवक जगत। ये 5 जगत में बांट दिया हिक्टेटर के द्वारा। इसमें जंतु जगत में आप बहुकोशिकीय जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, और जो पादप जगत होता है जिसमें बहुकोशिकीय जीव पौधे का अध्ययन करते हैं। प्रोटिस्टा में युगलीना व जलीय जंतु को शामिल करते हैं, और मोनेरा जगत में देखें तो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि को भी सम्मिलित करते हैं। इसके बारे में और तफसील से जानेंगे आगे, बने रहिएगा वीडियो में। ईस्ट व मरुश्रम यानी ईस्ट व मरुश्रम जो होता है कवक जगत में शामिल होते हैं। इस वीडियो में और जानेंगे तो यहाँ से आपको कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं इंपोर्टेंट, उसको देख लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर अगला वीडियो में हम आपको इन जो 5 वर्गीकरण है उसके साथ और जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न के रूप में कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा गया है, यानी कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसे कहा गया है तो क्रोमैग्नॉन मानव था, यानी कि क्रोमैग्नॉन मानव को कहा गया है। देख सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है तो इसके बारे में तो जानेंगे। जुरासिक युग व सर्वपुरातन पक्षी को कहा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स देख सकते हैं यह है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। उसके बाद देख सकते हैं मैमथ पूर्वज किसका है तो हाथी का है। हाथी का जो पूर्वज है उसको कहा जाता था मैमथ। विकास का मुख्य कारक के बारे में जाने तो प्राकृतिक वर्ण को कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जिसे जननांगिकी कहते हैं। यानी कि विषय कौन से विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है जननांगिकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो फैक्ट है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसे इथेनोलॉजी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, देख सकते हैं कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं तो बायोनिक्स कहते हैं। यानी जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट था आपके परीक्षा उपयोगी के लिए। हालांकि सारे फैक्ट जो भी हमने बताया, जो भी हमने अभी पढ़ा, सारे के सारे फैक्ट इंपोर्टेंट थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जल्द लेकर के आऊंगा। आपका इस वीडियो का जो है कि प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं वहां से। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।